हाँ जी बेटा, वेलकम यू ऑल इन 7th लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि जितना भी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वायर के अंदर तो उतना ही ज़्यादा आपको करंट मिलेगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि करंट अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है इट मीन्स वी आर अप्लाइंग मोर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने इंट्रोड्यूस किया था आर क्या है आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद देम। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट था कि सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, वो भी हमें वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेटा नाम से ही पता लग रहा है, रेजिस्ट करेगा। ये किसका रेजिस्ट करेगा? इट अपोज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द वायर। ठीक है ना, वायर के अंदर करंट के फ्लो का अपोज करेगा ही, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि ये हमारे पास सपोज एक वायर है। ठीक है, इस वायर को हमने यहाँ पर एक सेल से कनेक्ट किया। सेल से कनेक्ट करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इस वायर के अंदर ये हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा कि जैसे ही आपने यहाँ पे प्लग लगाया या स्विच ऑन किया आपने या क्लोज किया सर्किट को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई रास्ता दे दो साइड हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, सो एक्चुअली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरह का अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अपोजिंग फोर्स कैसे कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जितने भी एटम्स आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने भी आयंस आएंगे, जो या मॉलिक्यूल्स आएंगे, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करूँ तो यानी हमारे पास वायर नहीं है, इस बार केमिकल सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल आएंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, फ्लो का जो अपोज करेंगे, ठीक है ना, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं और इलेक्ट्रॉन के यहाँ नियर बाय एक ये न्यूक्लियस आ गया, ये यहाँ पे एक और फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसकी वजह से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर देखो ऐसे सीधा जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव से भी और इस पॉजिटिव से भी, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रेगुलरली इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट की वजह से, या इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस की वजह से, या इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम की वजह से, या इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल की वजह से रेगुलरली अपने पाथ को चेंज करता है। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका वो एक इस तरह का जिग जैग पाथ फॉलो करता है, इसको बोलते हैं जिग जैग पाथ। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक जिग जैग पाथ फॉलो करता है। ठीक है, करना कैसे चाहिए था, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए था। चलो मैंने इसको ऐसा ले लेता हूँ कि हाँ इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, तो ये दो अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एक जिग जैग पाथ फॉलो करता है, यानी और रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स की वजह से या अलग अलग अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ओवरऑल कोई पॉजिटिवली चार्ज है या कोई न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक जिग जैग पाथ फॉलो करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो वेरिएशन आते हैं, जो अलग अलग ऑब्स्टिकल्स आती हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स। क्या बोला जाता है इसको? रेजिस्टिव फोर्स, या इसको हम रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो अपोज कर रहा है रेजिस्टेंस का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन का इनसाइड द वायर, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ओवरऑल बता सकता हूँ कि रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने से बढ़ता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने से भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अच्छा,
और फिर मैंने एक यहाँ पे फैक्टर डाला था R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी मैंने बोला था आपको, रो क्या बोला था, रेजिस्टिविटी, जो कि क्या होती है, नेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेचर को, यानी रेजिस्टेंस बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ वायर पे और टेम्परेचर ऑफ द वायर पे, ठीक है ना। तो हम इस अरेंजमेंट में ये मान के चल रहे हैं कि वायर जहाँ पे रखी है वहां का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं टेम्परेचर वाले फैक्टर को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर फिर ये फैक्टर आ गया था आपका रेजिस्टिविटी। एक मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में भी, मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे मैं कई बार बताता हूँ ये बात। मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका दूध का काम था, ठीक है। तो मैंने एक दिन उसको बोला कि भाई मेरे को ना दूध एकदम प्योर चाहिए भाई, ठीक है, नाम मैं नहीं बताऊंगा उसका। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई दूध देख मेरी मर्जी का यानी एकदम प्योर, और पैसे तेरी मर्जी की, ठीक है। तो वो क्या बोला, भाई देखो जो धर्म का है ना वो तो मैं मिलाऊंगा, यानी उसने क्या बोला कि जो कम से कम पानी मैंने मिलाना है वो तो मैं मिलाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे इस चीज को रिलेट करो, भाई अगर मैं लेंथ को कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। पर ऐसा तो नहीं है कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वायर में कम से कम एक कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो देना ही देना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम छोटी सी वायर लेंगे काम चला लेंगे, हमें अपने अलग अलग पर्पस के लिए वायर की लेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वायर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लेंथ चाहे जितनी मर्जी छोटी कर लें, एरिया चाहे जितना मर्जी बढ़ा लें, ठीक है ना, तो फिर भी उस वायर का थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, या उस वायर का एक मिनिमम रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें भाई, हमने लेंथ को कम कर लिया और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना इसको मैंने बढ़ा लिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का मैंने ये बढ़ा लिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, मैं दूसरे पेन से मार्कर से बना देता हूँ, ये देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बढ़ा लिया, ठीक है ना, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो गया और लेंथ कम करने से भी रेजिस्टेंस कम हो गया। पर उस वायर में कम से कम जो रेजिस्टेंस देना है, जो कि उस वायर के नेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। भाई उस वायर के नेचर के अकॉर्डिंग उस वायर का जो कम से कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो उस वायर में देना ही देना है, जो पानी उसने मिलाना ही मिलाना था। यानी क्या, मैं फिर बता देता हूँ, द मिनिमम रेजिस्टेंस which must be given by the wire of any length and any area of cross section, यानी वायर की लेंथ जो मर्जी हो, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मर्जी हो, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पर उस वायर ने जो मिनिमम रेजिस्टेंस हमें देना है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब यहाँ से इस चीज को रिलेट कर लो कि रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ ऑफ वायर पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, पर रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी वायर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। मैं फिर बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी वायर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। आपके पास मान लीजिए 2 वायर हैं, ये वाली, ठीक है, ये भी कॉपर की वायर है, ये भी कॉपर की वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, पर दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। ये वायर 1 मीटर की है, ये वायर 2 मीटर की है, ठीक है, दोनों की लेंथ अलग अलग होने की वजह से दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, पर रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ द वायर्स रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, मैं लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी इज independent to the dimension of wire। ये रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशन ऑफ वायर, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला हमने बनाया था, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ से रो इज इक्वल टू R A बाई L, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला ठीक है, पर
थ्योरेटिकली ये गलत है, ठीक है ना। थ्योरेटिकली अब इस मैथमेटिकली के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि रेजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, पर नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं पाया गया। तो इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस तक तो ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन, जैसे मान लो आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है वायर की, रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ आपको दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी आप निकाल लोगे। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला ठीक है आपका, बट आप इस फॉर्मूले को थ्योरेटिकली ठीक नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली हमने क्या देखा है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ को चेंज करने से चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से चेंज नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी बात नोट कर लिया। दूसरी बात, अगर यूनिट्स की बात की जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इसकी यूनिट रहेगी आपकी ओम और ये है इसका सिंबल, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी की यूनिट रहेगी ओम मीटर, क्या रहेगी, ओम मीटर। चलिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपके पास वायर है ए, ये आपके पास वायर है बी, ठीक है ना। दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, लेंथ ऑफ वायर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर बी। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बी ये भी सेम है, पर फिर भी दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या दोनों वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है या अलग अलग, एक बार चेक कर लो। देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एल ए रो ए डिवाइड बाय एरिया ऑफ वायर ए। इसी तरह से आर बी क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी, लेंथ ऑफ वायर बी एंड एरिया ऑफ वायर बी। अब देखो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज नॉट इक्वल टू वायर बी, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब देखो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो ये पार्ट तो सेम ही है, दोनों का गिवन है, और ये दोनों अगर सेम नहीं आ रहे हैं, रेजिस्टेंस अगर दोनों का सेम नहीं है तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी भी दोनों की क्या होगी, अलग अलग। अब रेजिस्टिविटी अलग अलग है तो नेचर अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, ठीक है ना। तो मटेरियल इज डिफरेंट, मटेरियल इज डिफरेंट। इसका मतलब ए एंड बी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट वायर, मे बी ए कॉपर हो सकता है और बी सिल्वर हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी वायर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी वो मिनिमम रेजिस्टेंस है जो वायर में देना ही देना है, चाहे वो किसी भी लेंथ की हो और किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हो। अब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार लास्ट वाले डेफिनेशन को, रेजिस्टिविटी किसी भी किन्हीं दो वायर्स की सेम हो सकती है अगर दोनों का मटेरियल सेम हो, लेंथ भले ही जो मर्जी हो, ठीक है ना। दो वायर्स की लेंथ अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, पर मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। सेकंड मैं आपको एक बात बता रहा था अभी यहाँ पे, देखो जैसे मेरे पास ये दो वायर है, दिस इज वायर ए एंड दिस इज वायर बी, ठीक है ना। ये मेरे पास दो वायर है और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सेम मटेरियल की है, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। तो पॉसिबिलिटी क्या भी कह सकते हैं, 100% क्या होगा कि इस वायर की भी रेजिस्टिविटी और इस वायर की भी रेजिस्टिविटी, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ इससे रिलेटेड, एक तो आपको देखिए, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो कौन सा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। R रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर एंड ए एरिया। हाँ एक चीज और रह गई जो मैं आपको बता रहा था, मैं बता रहा था आपको कि हाँ यस याद है, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये जनरली डेफिनेशन हम यूज करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस उस वायर की रेजिस्टिविटी के बराबर है, यानी जितना उस वायर ने मिनिमम रेजिस्टेंस देना है, ठीक है ना,
वो उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर है, जब लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर 1 मीटर स्क्वायर है। यानी मेरे पास एक वायर है ये वाली, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ये वाला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको याद दिला दूं, जो फ्रंट में एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। इस वक्त इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस वायर की रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। यानी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना हो, अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी हो किसी वायर की, तो हम क्या करेंगे, उस वायर की लेंथ 1 मीटर ले लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, और फिर जितना रेजिस्टेंस मिलेगा हम ये कहेंगे कि ये इस वायर की रेजिस्टिविटी है, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ अब, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, देखो जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर थोड़ा आपको फार्मूला लाना हो जाएगा उससे। देखो ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ, न्यूमेरिकल कोई भी करें, एक चीज का ध्यान रखें, न्यूमेरिकल कोई भी हो, गिवन टर्म्स आपने ले ली है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या रखेंगे कि गिवन टर्म्स क्या है, गिवन, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ इसको पहले। गिवन टर्म्स क्या है ये ध्यान रखना है। तो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 80 रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ दे रखी है पहले 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस है आपके पास 1.50 ओम, ठीक है बेटा। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टिविटी का जो है एक और नाम भी हम बता देता हूँ आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, रेजिस्टिविटी ही पूछ रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टिविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा R = रो L बाई ए, क्योंकि R हमारे पास है, L है, A है, रो निकालना है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, RA बाई L, ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, R 1.50, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट बना लो। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यानी कि 10⁻⁻², उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4, और लेंथ हो जाएगी आपकी 80 सेंटीमीटर है, 80 × 10⁻⁻²। तो एटलीस्ट आप डेसिमल जरूर हटाएं कैलकुलेशन में, यहाँ पे 3 और यहाँ 2, यानी 10⁵, एटलीस्ट डेसिमल जरूर सॉल्व करें आप, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप फर्दर सॉल्व करना चाहें, आपके पास टाइम हो तो सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0000469 ओम मीटर, ठीक है ना। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद ये आपकी इसकी रेजिस्टिविटी आएगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब वीडियो में तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन पूरा सॉल्व करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आई थिंक कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे एक नाइक्रोम वायर ही कह रहा है हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ठीक है ना। क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर एज 5 ओम, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखना होता है हमें 5 ओम है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर, तो हमें पूछा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर, ये हमारे से पूछा, ठीक है। उसके बाद whose length is 4 times, जिसकी यानी इसकी जो लेंथ है वो 4 गुना है, किससे, whose length is 4 times and area of cross section is 3 times the first wire, जो पहली वाली वायर है, तो हमें लेट करना पड़ेगा L1 is the length of first wire
और L2 लेंथ ऑफ सेकंड वायर। इसी तरह से हम लेट कर लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर हो जाएगा ये। इसी तरह से A2 हम लेट कर लेते हैं बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड वायर, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों नाइक्रोम की हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम। तो लेंथ कह रहा है 4 टाइम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहा है 3 टाइम। ठीक है, तो बेटा लेंथ होगी 4 टाइम, यानी L2 सेकंड वायर की लेंथ पहले वायर की लेंथ की तुलना में 4 गुना है, और दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले की कंपैरेटिवली 3 गुना है। ये गिवन है आपको, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन बनाइए पहले तो R1 पहले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी किसकी, नाइक्रोम की। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर। इसी तरीके से सेकंड का रेजिस्टेंस निकालोगे सेकंड वायर का, तो रेजिस्टिविटी तो नाइक्रोम की ही लगेगी, लेंथ सेकंड वायर की हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकंड वायर का हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, रेजिस्टिविटी सेम, सेकंड वायर की लेंथ पहले वायर की कंपैरेटिवली 4 गुना है, तो यहाँ पे 4L1 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ A1। अब मैं 4/3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लूं तो ये क्या बनेगा बेटा, रो n, ठीक है, इनटू ये 4/3 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास L1/A1। अब देखो बेटा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या ये R1 के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां से मैं लिख देता हूं R2 इज इक्वल टू 4/3 ऑफ R1। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कि जो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस है वो 4/3 टाइम्स है किससे, पहले वाले से। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।